हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीस्टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक फॉरेन ट्रेड, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि भारत को जब आज़ादी मिली थी उसके बाद जो इंडियन प्लानर्स थे, जो कि बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के ही लोग थे, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए। ठीक है, ये पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि फ्रीडम मिलने के बाद फॉरेन ट्रेड में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, या फॉरेन ट्रेड के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसीज लेकर आई। ठीक है, आया समझ में? अब ये तो आपको पता होगा फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है। हम क्या कर रहे हैं, बाहर के लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है? फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि फॉरेन ट्रेड में क्या इंक्लूड हो जाएगा? जितने भी इंपोर्ट्स इंडिया कर रही है बाहर के लोगों से, मतलब बाहर से सामान मंगा रही है, एंड जितने भी एक्सपोर्ट्स इंडिया कर रही है बाहर वालों से, मतलब अपना सामान बाहर भेज रही है। ठीक है, वो सभी चीजें किस में इंक्लूड हो जाएंगी? फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंडिया एंटर्ड अ प्लान्ड डेवलपमेंट एरा इन द 1950s एंड एट द टाइम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन was a major element of India's trade and industrial policy। क्या बोला जा रहा है? जो इंडिया है उन्होंने हमारी कंट्री मतलब इंडिया को डेवलप करने के बारे में कब सोचा? 1950s में सोचा। मतलब जब भारत आजाद हो गया उसके बाद हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या सोचा कि वो कैसे डेवलप करेंगी हमारी कंट्री को। ठीक है, आया समझ में? एंड उस टाइम पर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेजर एलिमेंट भी बोलते हैं इंडिया की ट्रेड का एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। ठीक है, अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। सो बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर भेजते थे, एंड बाहर उनकी जो भी इंडस्ट्रीज रहती थी वो उन रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाती थी, प्रोडक्ट बनाती थी, एंड फिर वो इंडिया में भेजती थी, वो भी हाई रेट पर। एंड इंडिया के लोगों के पास कोई चारा नहीं होता था, उनको वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था। ठीक है, आया समझ में? एंड देन उसके बाद जब हमारा भारत ब्रिटिशर्स से आजाद हो गया तो इंडियन प्लानर्स ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन निकाला, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो नेसेसिटी का सामान हो या चाहे वो लग्जरी का सामान हो, हम अपने भारत में ही वो चीज बनाएंगे। जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंडिया में ही होगा। फॉरेन ट्रेड को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें बाहर के लोगों के साथ कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं पालना है। ठीक है, आया समझ में? एंड ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या रोल था? गवर्नमेंट क्यों ऐसा करना चाह रही थी? ताकि जो हमारी कंट्री है वो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, जो भी फॉरेन करेंसी है जो कि इंडिया में है वो बाहर ना जा पाए। एंड द सेकेंड थिंग इज, वो चाहते थे कि हमारी कंट्री डेवलप करे, वो खुद से सीखे कि सामान कैसे बनाना है एंड खुद की जरूरतों को वो पूरा कर पाए। ठीक है, आया समझ में? अगर भारत में एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सामान पहुंचाना है तो वो आप पहुंचा सकते हो, वो गवर्नमेंट द्वारा अलाउड था। बट अगर आपको इंडिया से कहीं बाहर की कंट्री में पहुंचाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। आप क्या करो, आप जो भी सामान आपको चाहिए ना, आपको बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। आप उस सामान को अपनी ही कंट्री में क्या करो, बनाओ एंड अपनी ही कंट्री में बेचो। पैसा यहाँ पर आएगा भी एंड जाएगा भी, मतलब इंडिया में ही सर्कुलेट होगा। ठीक है, आया समझ में? प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बन जाएगा, पैसा भी कमा पाओगे। ठीक है, आया समझ में? इन 1950 इंडिया शेयर इन द टोटल वर्ल्ड ट्रेड वाज 1.78%। बोला जा रहा है अगर हम टोटल वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इंडिया का शेयर कितना था? 1.78% था। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ये बात किसकी हो रही है? 1950 के टाइम की बात हो रही है कि जो इंडिया का शेयर टोटल वर्ल्ड ट्रेड में कितना था? 1.78%। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पॉलिसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो इंडियन प्लानर्स हैं, वो एक ट्रेड पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड जिसका मतलब तो मैं आपको समझा ही चुकी हूं, लेकिन यहाँ पर हम और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलिएंट इन विटल सेक्टर्स, इंडिया हैज फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इंपोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या बोला जा रहा है, सेल्फ रिलिएंट बनने के लिए। अब ये सेल्फ रिलिएंट क्या होता है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आपने सुना ही होगा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडियन प्लानर्स ने क्या किया, बहुत सारे इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ। मतलब अब इंडिया में बाहर की कंट्री से कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत ही जरूरत वाली चीज है जो इंडिया में नहीं बन सकती है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन मेजरली क्या बोला जा रहा था कि बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं करना है, उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। मतलब हमारी टेरिटरी, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया हमें क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत ही हम सामान बनाएंगे, बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, in the first 7 plans, trade was characterized by an inward-looking trade strategy. Technically, this strategy is called import substitution. क्या बोला जा रहा है, अगर हम पहले के 7 प्लान्स को गिने ना, जैसे कि मैंने आपको 5 ईयर गोल्स, 5 ईयर प्लान्स के बारे में समझाया हुआ है, एक अलग से वीडियो हमने बनाई है। तो बोला जा रहा है पहले के जो 7 प्लेस थे ना, उसमें ट्रेड में क्या होता था, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो सिर्फ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता था। मतलब भारत में ही क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, बाहर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। टेक्निकली दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड इसी स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। Import substitution refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic production. सेम वही बात बोली गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, बताइए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, 1 मार्क में पूछ लिया, तो आप लिख सकते हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वो पॉलिसी है जिसमें रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा था, इंपोर्ट्स का, जो भी बाहर से हम सामान मंगा रहे थे, ठीक है। और वो भी किससे रिप्लेसमेंट हो रहा था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेसमेंट हो रहा था। मतलब इंडिया के ही अंतर्गत हम सामान मंगा रहे थे, एंड जो भी इंपोर्ट सिस्टम था, जो भी हम बाहर से सामान मंगाते थे, उसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देके रखा है, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड बी इनकरेज्ड टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। क्या बोला जा रहा है, अगर हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो बोला जा रहा है कि जो भी व्हीकल्स हम बाहर की कंट्री से मंगाते थे हमारे इंडिया में, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि अब आपको बाहर से कोई भी व्हीकल मंगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको व्हीकल की जरूरत लगती है, आप अपनी ही कंट्री इंडिया में बनाइए वो व्हीकल एंड यूज कीजिए एंड मार्केट में बेचिए, ठीक है। आया समझ में। क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ने इनकरेज किया, किस लिए, टू प्रोड्यूस दैम इन इंडिया इटसेल्फ, कि वो व्हीकल्स इंडिया में ही बने और इंडिया में ही बिके, ठीक है। The basic aim of the policy was to protect domestic industries from foreign competition. बोला जा रहा है गवर्नमेंट का या इंडियन प्लानर्स का ये पॉलिसी लाने का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाने का मेन एम क्या था, तो उनका मेन एम ये था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। किससे प्रोटेक्ट कर पाए, फॉरेन कंपटीशन से। किससे प्रोटेक्ट कर पाए, फॉरेन कंपटीशन से। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, जब हम बात करते हैं हमारा भारत आजाद हुआ था ना, तो इंडिया इतना डेवलप नहीं था, ठीक है। तो कोई भी सामान बनाने में इतनी टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं करते थे, लेकिन कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा लग जाती थी, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर हम एक बाइक की बात करते हैं, एक बाइक की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे
मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 लाख रुपए लग जाता था एक बाइक बनाने में, ठीक है, या फिर 2 लाख में एक बाइक बेची जाती थी, ठीक है। वहीं पर अगर हम फॉरेन मार्केट की बात करें, फॉरेनर्स की बात करें, तो उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया के मुताबिक काफी ज्यादा बेहतर थी, तो वही सेम बाइक वो 1 लाख में बना देते थे, ठीक है। और अगर 1 लाख में वो बना रहे हैं एंड इंडिया में बेच रहे हैं वो 1 लाख के, तो इंडिया के लोग 1 लाख की बाइक खरीदेंगे या 2 लाख की खरीदेंगे? ऑफ कोर्स 1 लाख की खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है, उनका नुकसान होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड को रद्द कर दिया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लेकर आ गए, जिसमें उन्होंने बोला व्हीकल बनाना है तो इंडिया में ही बनेगा, ठीक है। आया समझ में? द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो पॉलिसी है, उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। पहला क्या, सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, उसे सेव करना, एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस, मतलब हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाए। ये 2 ऑब्जेक्टिव थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लाने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ एंड क्वोटास। क्या बोला जा रहा है, इंपोर्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ एंड कोटास लेकर आई। अब इनका क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ 2 ways टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट्स। क्या बोला जा रहा है, जो इंडिया में गुड्स बनते थे उनको इंपोर्ट से कैसे बचाया गया, 2 तरीकों से बचाया गया, टैरिफ एंड कोटास के थ्रू। मतलब ये जो इंडिया में गुड्स बन रहे हैं वो बाहर से ना आए एंड सस्ते दामों में यहाँ पर लोग उसे ना खरीदे, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 तरीके निकाले, एक तो टैरिफ एंड दूसरा कोटास। अब वो क्या है, उनका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर हम टैरिफ की बात करें, सो टैरिफ रिफर्स टू टैक्सेस levied on imported goods. The basic aim for imposing heavy duty on imported goods was to make them more expensive and discourage their use. क्या बोला जा रहा है, टैरिफ जो है वो बेसिकली टैक्सेस थे जो कि इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जा रहे थे, एंड उसका मेन एजेंडा क्या था, क्यों ये टैरिफ लगाए गए, क्यों ये टैक्सेस लगाए गए, ताकि जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में वो इतना एक्सपेंसिव बन जाए इंडिया के लोगों के लिए कि उन्हें यूज ना करें, ठीक है। आया समझ में? जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया। अगर बाइक इंडिया में कितने की बन रही है, इंडिया में बन रही है 2 लाख की, और अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में वो सेम बाइक बन रही है 1 लाख की, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर ये बाइक इंडिया के लोगों के द्वारा मंगवाई जा रही है बाहर से, तो गवर्नमेंट ने इस बाइक पर टैक्सेस लगा दिए, और वो टैक्सेस भी कम नहीं लगाए, ज्यादा लगाए। कितने ज्यादा लगा दिए, उन्होंने बोला कि 1.5 लाख जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा, जिस वजह से ये बाइक अब कितनी हो गई, 2.5 लाख की हो गई, 2,50,000 की ये पड़ गई। और अब आप सोचिए कि अगर इंडिया के किसी भी इंसान को बाइक लेनी है तो वो इंडिया की बाइक लेगा जो कि 2 लाख की मिल रही है, या फिर फॉरेन की बाइक लेगा जो कि 2.5 लाख की मिल रही है। तो ऑफ कोर्स कितनी लेगा वो, कौन सी बाइक लेगा वो, इंडिया की बनाई हुई बाइक ही लेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टैरिफ लगाने के बाद ये जो बाइक है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, तो इंडिया के लोग उसे नहीं खरीदेंगे, और इंडिया के लोग ना खरीदे इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ लगाया, ताकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है इतनी मेहनत करके व्हीकल बना रही हैं तो इंडिया के लोग उसे खरीदे, ना कि बाहर के व्हीकल्स को, ठीक है। आया समझ में? मेन यही एजेंडा था गवर्नमेंट का टैरिफ लाने के पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोटास। अब कोटास का क्या मतलब है, कोटास रिफर टू नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। क्या बोला जा रहा है, कोटास जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर है,
मतलब इसमें कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लग रहे थे, ये नॉन टैरिफ बैरियर है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था कि एक क्वांटिटी के ऊपर रोक लगाई जा रही थी, मतलब एक लिमिट रख दी गवर्नमेंट ने कि अगर आपको इंपोर्ट करना है कोई भी सामान बाहर से या फिर एक्सपोर्ट करना है अपना सामान बाहर, तो आप एक इतनी लिमिट तक ही कर सकते हो, ठीक है, इससे ऊपर आप नहीं जाओगे, ठीक है। अब आप सोचिए कि कोई भी अगर लिमिट लगा देता है, सपोज कीजिए इंडिया में 1000 बाइक्स की जरूरत है और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ 100 बाइक ही बाहर से मंगवा सकते हो, तो क्या इंडिया के लोग मंगवाना चाहेंगे? नहीं। क्यों नहीं मंगवाना चाहेंगे? क्योंकि डिमांड कितनी है? 100 बाइक की, तो वो सोचेंगे बाहर से मंगवाने से अच्छा हम यहीं पर बना लेते हैं, कम से कम जितनी डिमांड है उतना हम बना तो पाएंगे, ठीक है। आया समझ में? तो कोटास मतलब क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर जो कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर लगाए जा रहे थे, ठीक है। They fix the maximum limit on the imports of commodity by a domestic producer। क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर दिया? मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी, वो भी इंपोर्ट्स के ऊपर। बेसिकली जो भी कॉमोडिटी बाहर से मंगवाई जाती थी ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी ताकि जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो उसे ना मंगवा पाए, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद द टैरिफ ऑन इंपॉर्टेंट गुड्स एंड फिक्सेशन ऑफ कोटास हेल्प्ड इन रेस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्ट। क्या हुआ? अब जो इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लेकर आई गवर्नमेंट एंड जो उन्होंने मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोटास बोलते हैं। उस वजह से जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर का सामान ना तो मंगवा रहे थे और ना ही उसे यूज कर रहे थे। मतलब जो भी इंपोर्ट से उनको मतलब जो भी इंपोर्ट से उनमें टैरिफ एंड कोटास लगाने के बाद इंपोर्ट सिस्टम जो है वो काफी हद तक खत्म हो चुका था इंडिया में, ठीक है। अब जो भी प्रोड्यूसर्स थे इंडिया के वो बाहर से सामान नहीं मंगवा रहे थे, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा था उन्हें, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिक फर्म कुड एक्सपैंड विदाउट फियर ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, ठीक है। अब जैसे कि जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनको पता चल गया कि अब फॉरेन मार्केट से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, अब कोई झोल नहीं हो सकता। फॉरेन मार्केट को तो बिल्कुल ही क्या कर दिया? रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने। अब इंपोर्ट पे उन्होंने अच्छे खासे टैरिफ लगा दिया। पहले क्या होता था? पहले सस्ते में मिल जाता था गुड्स, है ना, तो आराम से इंडिया के लोग उसे लेना चाह रहे थे, भले वो बाहर के बनाए हुए थे, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए कि कोई भी इंसान इंडिया का कोई भी इंसान उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी ये चीज हो गई, कोटाज लगा दिए, ठीक है, जिसमें एक लिमिट फिक्स कर दी, इससे ज्यादा सामान आप मंगवा ही नहीं सकते, तो कोई फायदा नहीं था। जिस वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक फर्म है, उनके मन से फॉरेन कंपटीशन का डर ही निकल गया, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाने का मेन कारण क्या था? तो हमें क्या देके रखा है? द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट इन अ पोजिशन टू compete against the goods produced by more developed economies. With protection they will be able to compete in due course of time. क्या बोला जा रहा है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाने वाली पॉलिसी है वो बेसिकली इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया उस टाइम पर डेवलपिंग कंट्री मानी जाती थी, मतलब इंडिया पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, डेवलप होने की प्रोसेस में चल रही थी, उसे डेवलप करवाया जा रहा था, ठीक है। और अगर इंडिया में डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटाली हो गया, ठीक है, कोई भी कंट्री मानो, वो सारी ही डेवलप्ड कंट्री थी, उनमें अच्छी खासी इंडस्ट्रीज, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यूज होता था। तो बोला क्या जा रहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेसिकली इंडिया की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए लाया गया, ठीक है, ताकि इंडिया के लोग बाहर के बनाए सामानों को ना यूज कर सके एंड इंडिया में जो सामान बन रहे हैं उन्हें वो यूज करें, ठीक है। आया समझ में? एंड दूसरी बात क्या है? विद प्रोटेक्शन दे विल एबल टू compete इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब इंडिया की इंडस्ट्रीज को ये फील होगा कि गवर्नमेंट हमें हमारी बचा रही है,
फॉरेन मार्केट से बचा रही है, तो अच्छे से एफिशिएंटली अपना काम कर पाएंगे एंड गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से दे पाएंगे कस्टमर को। ठीक है, आया समझ में। सेकंड क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स वाज नेसेसरी एज देयर वाज अ रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। क्या बोला जा रहा है, जो भी लग्जरी गुड्स हैं अगर वो बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के पास था वो ड्रेन हो सकता था, वो खत्म हो सकता था, इसलिए इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, वो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब जब गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इंडिया में ला रही थी तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो सफर्स फ्रॉम सर्टेन ड्रॉबैक्स। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के फायदे तो बहुत सारे थे, लेकिन आपको पता होगा अगर किसी चीज के फायदे हैं ना तो उसके नुकसान भी रहते हैं, ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। तो वो क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे के रखा है, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन encourages the production of goods for domestic consumption only and prohibits sales to other countries। क्या बोला जा रहा है, जो भी गुड्स जो हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहे थे, जो इंडिया में बन रहे थे, वो सिर्फ इंडिया के लोग ही यूज कर पा रहे थे। मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसअलाउ कर दिया कि जो यहाँ पे गुड्स बन रहे हैं, जो इंडिया में गुड्स बन रहे हैं वो बाहर भेजे जाएं या बाहर बेचे जाएं। ठीक है, उनका मेन एजेंडा क्या था, आप अपनी कंट्री में गुड्स बना रहे हो, अपनी कंट्री के लोगों तक पहुंचाओ, बाहर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट कैन कॉज अ लॉस ऑफ मनी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब इस वजह से जो इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड में शामिल था ही नहीं, मतलब बाहर के लोगों के साथ वो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड में वो शामिल था ही नहीं, जिस वजह से अच्छा खासा पैसा इंडिया का जा रहा था। क्यों ऐसा, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी सामान बनाओगे तो जरूरी नहीं है जितना आपने बनाया वो इंडिया में बिक जाएगा। ठीक है, अब इंडिया में नहीं बिक पा रहा है तो आपका स्टॉक क्रिएट होगा, तो वो स्टॉक को बेचना तो है ना। तो अगर आप बाहर के लोगों को बेचते हो तो बाहर के लोग आपको क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे। तो डायरेक्टली पैसा कहां पे आएगा, इंडिया में आएगा, पैसा जनरेट होगा। अगर जो जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाती, मतलब परमिशन दे देती कि जो यहाँ पर सामान बन रहा है वो बाहर हम बेच सकते हैं, तो उस वजह से इंडिया में ही पैसा जनरेट होता और इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में शामिल हो जाता। अब इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन द्वारा इस चीज को बंद कर दिया था, जिस वजह से क्या हो रहा था, भारत में पैसा आ ही नहीं पा रहा था, लॉस ऑफ मनी। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ड्रॉबैक, सम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कैन बी मोर कॉस्टली ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ सम रिसोर्सेज इन द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम दे कैन बी इंपोर्टेड एट अ चीपर रेट फ्रॉम अदर कंट्रीज। बोला क्या जा रहा है कि उस टाइम पे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री थी। ठीक है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, जिस वजह से, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई रेट पे चला जाता था एंड जो भी सामान बनता था ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव बनता था। जैसे कि बाइक का एग्जाम्पल दिया कि जो बाइक यहाँ पे 2 लाख की बन रही थी इंडिया में, वो बाहर की कंट्री 1 लाख में बना रही थी, क्योंकि रिसोर्सेज भी अच्छे खासे थे, टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी थी। तो अब आप खुद सोचिए कि बाहर से 1 लाख का सामान हम मंगवाएंगे, मतलब 1 लाख की बाइक मंगवाएंगे, तो जो इंडिया के लोग हैं उनको ही कम खर्चा करना पड़ेगा, सिर्फ 1 लाख में उनको उनकी जरूरत का सामान, उनकी जरूरत की बाइक मिल जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना किसी भी गुड्स को अच्छी बात तो थी, लेकिन उस वजह से हो क्या रहा था कि कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि इंडिया में बहुत ही एक्सपेंसिव बिकते थे, और वहीं अगर हम बाहर की बात करें वहां पे बहुत कम रेट में मिलते थे। ठीक है, आया समझ में। तो एक ड्रॉबैक ये भी हो गया। फिर बोला जा रहा है द इकोनॉमी कैन बी लेस प्रोडक्टिव इफ इट ट्राइज टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग डोमेस्टिकली। क्या बोला जा रहा है, अगर हर एक चीज इंडिया के लोग इंडिया में ही बनाने की एंड इंडिया में ही बेचने की बात करेंगे तो वो लेस प्रोडक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर वो कोई सामान बेच नहीं रहे,
मतलब बाहर के लोगों के साथ वो कोई डीलिंग नहीं कर रहे, जिस वजह से इंडिया में पैसा आएगा नहीं। ठीक है, अगर कोई जरूरत का सामान बाहर मिलता है, जैसे कि कोरोना के टाइम की बात करें, आपको पता है वैक्सीन्स वगैरह जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ी थी, ये जरूरत का सामान था कि नहीं? बिल्कुल था। तो अगर इंडिया के लोग कैपेबल नहीं है कुछ सामान बनाने के लिए, उन्हें टाइम लग रहा है एंड वो नेसेसिटी का सामान है, तो बाहर से मंगवाने में ही समझदारी है। तो अगर आप वेट करोगे कि वो बन जाएगा, तो इसमें इंडिया का ही लॉस है, वो ही लेस प्रोडक्टिव बनेगा। एंड दूसरी चीज ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर के लोगों के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी थे, तो अगर वो टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो मतलब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी अगर बाहर के लोगों से नहीं लेंगे, बाहर की इंडस्ट्रीज से, बाहर के मार्केट से नहीं लेंगे, तो इसमें क्या होगा, वो खुद की इंडस्ट्रीज को एंड इंडिया को डेवलप नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से अगेन बात वहीं पर आके अटकेगी, लेस प्रोडक्टिव। ठीक है, आया समझ में? तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। सो मैंने आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रेड का जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।